1984 में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के अंधेरे से बाहर निकला। नस्ल भेद की ये व्यवस्था दशकों से देश को जकड़े हुए थी, जिससे बहुत दुख और अन्याय हुआ। एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में परिवर्तन एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए बहुत हिम्मत, समझौता और क्षमा की जरूरत थी। इस बदलाव के केंद्र में एक नया संविधान बनाना था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सभी के लिए समानता, सम्मान और न्याय के मूल्यों को स्थापित करेगा। यह संविधान ऊपर से थोपा नहीं गया था। यह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और व्हाइट मिनॉरिटी गवर्नमेंट के बीच सालों की बातचीत का नतीजा था। दोनों पक्षों को एक साथ भविष्य बनाने के लिए पुरानी शिकायतों को दरकिनार करते हुए मुश्किल समझौते करने पड़े। यह प्रक्रिया चुनौतियों से भरी थी। तनाव और अनिश्चितता के क्षणों ने पूरे प्रयास को पटरी से उतारने की धमकी दी थी। कल्पना कीजिए कि आप उन लोगों के साथ टेबल पर बैठे हैं जिन्होंने पीढ़ियों से आपके लोगों पर अत्याचार किया है। कल्पना कीजिए कि आपको उनकी आशंकाओं और चिंताओं को सुनना होगा, जबकि आप अपने समुदाय के दर्द का बोझ खुद उठा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में वार्ताकारों के लिए यही हकीकत थी। नेल्सन मैंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थाइड को खत्म करने और एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की मांग की। एफडब्ल्यू डी क्लर्क के नेतृत्व वाली व्हाइट मिनॉरिटी गवर्नमेंट को प्रतिशोध और अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के खोने का डर था। समझौता आसान नहीं था। इसके लिए दोनों पक्षों को अपने तात्कालिक हितों से परे देखने और राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों पर विचार करने की आवश्यकता थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को तत्काल बदलाव की अपनी मांगों को कम करना पड़ा, यह स्वीकार करते हुए कि अचानक और आमूलचूल बदलाव से अस्थिरता पैदा हो सकती है। व्हाइट मिनॉरिटी गवर्नमेंट को अपार्थाइड को खत्म करने और बहुमत के शासन के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा, एक ऐसी संभावना जिसने कई लोगों को भयभीत कर दिया। साउथ अफ्रीका का अनुभव संघर्ष या विभाजन से गुजर रहे समाज में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। यह भविष्य के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उन मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को रेखांकित करता है जिन पर नया राष्ट्र बनाया जाएगा। संविधान केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक सामाजिक अनुबंध है, लोगों और उनकी सरकार के बीच एक समझौता है। यह सामाजिक अनुबंध विश्वास पर आधारित है। लोग संविधान में उल्लिखित नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं, इस विश्वास पर कि उनकी सरकार सौदेबाजी के अपने अंत को कायम रखेगी। बदले में सरकार अपनी वैधता शासित की सहमति से प्राप्त करती है, जैसा कि संविधान के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह आपसी विश्वास एक स्थिर और कार्यशील लोकतंत्र की आधारशिला है। साउथ अफ्रीकन संविधान मानवाधिकारों, समानता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर अपने जोर के साथ न केवल साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। इसने बातचीत, समझौता और बेहतर भविष्य की संभावना में अटूट विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य किया। लेकिन एक संविधान वास्तव में क्या करता है? यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? न केवल संघर्ष से उभर रहे देशों के लिए, बल्कि किसी भी राष्ट्र के लिए जो स्वतंत्र और न्यायपूर्ण होने की आकांक्षा रखता है। अपने मूल में एक संविधान 4 प्राथमिक कार्य करता है। यह विश्वास और सहयोग स्थापित करता है। यह सरकार के गठन और संरचना को रेखांकित करता है। यह सरकारी शक्ति की सीमाओं को परिभाषित करता है और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। सेक्शन 5, खेल के नियमों को परिभाषित करना। बिना नियमों के खेल की कल्पना करो, अराजकता फैल जाएगी। कोई स्पष्ट विजेता या हारने वाला नहीं होगा, केवल विवाद और असहमति होगी। संविधान एक राष्ट्र की रूल बुक की तरह है। यह सरकार की विभिन्न शाखाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए। यह कानून बनाने, उन कानूनों को लागू करने और उत्पन्न होने वाले विवादों का न्याय निर्णयन करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। यह ढांचा स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करता है। नागरिकों को पता होता है कि उनकी सरकार से क्या उम्मीद की जानी चाहिए और सरकार जवाबदेह है स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के एक समूह के लिए। यह निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 6, स्वतंत्रता की रक्षा, अधिकार सुनिश्चित करना। संविधान का शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने में इसकी भूमिका है।
ये अधिकार किसी भी सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। इन्हें प्रत्येक मनुष्य में निहित माना जाता है। एक संविधान इन अधिकारों को सुनिश्चित करता है, राज्य या अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा अतिक्रमण से उनकी रक्षा करता है। बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा, ये उन मौलिक अधिकारों के कुछ उदाहरण हैं जिनकी गारंटी आमतौर पर एक संविधान में दी जाती है। ये अधिकार एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। सेक्शन 7, शासन पर एक वैश्विक दृष्टिकोण। एक संविधान का महत्व किसी एक राष्ट्र की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। तेजी से जुड़ी दुनिया में, जहां वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक समाधानों की आवश्यकता होती है, संविधान शासन की एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, शांति, स्थिरता और कानून के शासन को बढ़ावा देते हैं। जब देश लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं, जैसा कि उनके संविधानों में निहित है, तो यह विश्वास को बढ़ावा देता है और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। ये व्यापार, कूटनीति और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। सेक्शन 8, लोकतंत्र की नींव। संविधानों और लोकतंत्र के बीच की कड़ी निर्विवाद है। संविधान वह नींव है जिस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता लोगों के पास रहे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से उस सत्ता का प्रयोग करते हैं। यह भाषण और सभा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। संविधान के बिना लोकतंत्र नाजुक और दुरुपयोग की चपेट में है। नेताओं को सत्ता को मजबूत करने, नागरिक स्वतंत्रता को नष्ट करने या असंतुष्ट आवाजों को चुप कराने का प्रलोभन दिया जा सकता है। एक संविधान अत्याचार के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों की इच्छा सर्वोपरि रहे। सेक्शन 9, सिर्फ देशों से ज्यादा। राष्ट्रीय संविधानों में निहित सिद्धांतों का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो समाज के सभी स्तरों पर संगठनों और संस्थानों के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। जिस तरह एक देश को अपने मूल्यों को परिभाषित करने और अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, उसी तरह संगठनों, समुदायों और यहां तक कि परिवारों को भी इसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी संविधान शेयरधारकों, निदेशकों और कर्मचारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यह निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसी तरह एक सामुदायिक संगठन अपने मिशन को परिभाषित करने, अपने शासन ढांचे को रेखांकित करने और सदस्यों और व्यापक समुदाय के साथ अपनी बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए एक संविधान अपना सकता है। सेक्शन 10, रोजमर्रा की जिंदगी में संविधान। यहां तक कि अपने निजी जीवन में भी हम अक्सर अलिखित संविधानों पर भरोसा करते हैं। साझा मूल्यों, सिद्धांतों और अपेक्षाओं का एक समूह परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों का मार्गदर्शन करने के लिए। ये अलिखित नियम, हालांकि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, संचार, संघर्ष समाधान और आपसी सम्मान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हमें इस बात की जानकारी हो या ना हो, संविधान हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। वे व्यवस्था, स्थिरता और न्याय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति और समाज फल फूल सकते हैं। सेक्शन 11, संविधानों का स्थायी महत्व। एक ऐसी दुनिया में जो जटिल चुनौतियों से जूझ रही है, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता से लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक अशांति तक, संविधानों के स्थायी महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वे हमें हमारी साझा मानवता, हमारे मौलिक अधिकारों और सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया बनाने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम नेल्सन मैंडेला के शब्दों से प्रेरणा लें, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अनुभव को दर्शाते हुए कहा था, कोई भी व्यक्ति अपनी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है, या उसका धर्म
लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में उसके विपरीत से ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। आइए हम ऐसे समाजों का निर्माण करने का प्रयास करें जहां प्रेम, करुणा और न्याय कायम रहे, जो दुनिया भर के संविधानों में निहित स्थायी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हों। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें